मेरी एक ट्रीटेड बच्ची है जो जिनको ब्लड कैंसर डायग्नोज हुआ, वो काफ़ी घूमती रही, हैदराबाद गई क्या और उम्र रही होगी उसकी? उसकी उम्र लगभग 10-12 साल की जी। थी। लकीली मैंने इलाज उनका शुरू किया और 3 साल में वो बच्ची अच्छी हो गई। और नॉनवेज का क्या इसमें रोल है? नॉन-वेज का एक्चुअली क्या है, ज़्यादा स्पाइसी फूड या रेड मीट कभी-कभी ये माना जाता है कि ये कहीं न कहीं जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के कैंसर्स के कारक होते हैं और अच्छा। साथ में यदि अल्कोहल भी लेते हैं, तो कहीं न कहीं वो कारक होते हैं। मांस और शराब इसके जी, कारक हो जी, जी, सकते जी, हैं। जी, जी, जी। जी। जैसे कि पंजाब में भी एक कैंसर ट्रेन चलती है, जी, जी, जी। वो एक क्या कारण है वो उस बेसिकली क्या है, फैसिलिटी वाइज़ डायरेक्टेड है। एक्चुअली वो उस समय वहाँ पे जो है फैसिलिटी नहीं थी और उस ट्रेन में बैठ के जितने कैंसर मरीज़ हैं जो सिकाई के अच्छा, लिए या अच्छा। कीमोथेरेपी के लिए जाते थे उस ट्रेन में, तो अल्टीमेटली उस ट्रेन का ही नाम कैंसर ट्रेन रख दिया गया। सामान्यतः क्या है, जो बाकी जो कैंसर्स हैं हम उसको सॉलिड कैंसर्स बोलते हैं जी। और जो रक्त में होता है उन कैंसर्स को लिक्विड कैंसर्स बोलते हैं। रक्त कैंसर में बात करें तो मेनली 3 तरह के रक्त कैंसर्स होते हैं। एक होता है ल्यूकीमिया, दूसरा होता है जो कि हमारे नोट्स में होते हैं जिसको बोलते हैं लिम्फोमा और तीसरा बोन के अस्थि मज्जा में होता है जिसको मल्टीपल मायलोमा बोलते हैं। ये जी। 3 तरह के कैंसर होते हैं। अभी जो मुझे एक चीज़ जो देखने को मिल रहा है, जो कहीं न कहीं हमारे इलाज को प्रभावित कर रहा है, जी। वो ये है कि हमारे पास केस जो है लेट आ रहे हैं, है अच्छा। ना? वो लेट इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अब बहुत सारे सोशल मीडिया और बाकी सारी चीज़ों से पढ़ के या लोगों को पता चलता है कि अल्टरनेटिव थेरेपी जो है की जा सकती है, तो लोग मल्टीपल ओपिनियन लेते हैं और कहीं न कहीं डिले करके जब तक ऑन्कोलॉजिस्ट के पास पहुँचते हैं, तब तक कैंसर काफ़ी एडवांस हो चुका होता है और उस स्थिति में रिजल्ट्स दे पाना संभव नहीं होता है। साथियों नमस्कार। आज हमारे जेड स्टूडियो में इस प्रदेश के सुप्रसिद्ध रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, सरल शब्दों में कहें तो रक्त रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप चंद्राकर जी आए हैं। मैं डॉक्टर साहब का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद सर। डॉक्टर प्रदीप चंद्राकर छत्तीसगढ़ के लिए, छत्तीसगढ़ के कैंसर पीड़ितों के लिए बहुत बड़ी आशा की उम्मीद है, आशा की किरण है और उन्होंने अपने प्रैक्टिस के दौरान इतने मरीजों को कैंसर की पीड़ा से मुक्ति दिलाई और वो कैसा काम करते हैं और इस रोग के विषय में लोगों को कैसी जानकारी देते हैं और क्या ये रोग होता है, रक्त विकार, रक्त कैंसर और कैंसर, क्या अंतर है और क्यों हो जाता है, क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, इस संबंध में डॉक्टर साहब हमको बताएँगे। तो डॉक्टर साहब, एक समय था जब रायपुर कैंसर के इलाज से वंचित था। जी, यहाँ के मरीज जो हैं, जी, या तो नागपुर या मुंबई ऐसा जाया करते थे। जी। तो ये परिवर्तन कब से हुआ और यहाँ पे क्या सुविधाएँ विकसित हुई? एक्चुअली हम 2000 के पहले की बात करें, पहले हम शुरुआती दिनों में जानते होंगे कि कैंसर का इलाज डीके अस्पताल में हुआ करता था जी। और लगभग 98 के दौरान जो है डीके अस्पताल का जो कैंसर यूनिट था, जो कोबाल्ट थेरेपी की मशीन थी, वो बंद हो गया। उसके बाद फिर वो जो कैंसर अस्पताल है मेडिकल कॉलेज में आया। मेडिकल कॉलेज में धीरे-धीरे व्यवस्था शुरू हुई। सबसे पहले 10 बेड से अस्पताल शुरू हुआ। जी। उसके बाद धीरे से 2003 में हमारे पास सिकाई की पहली मशीन लगी। जो टेलीथेरेपी मशीन कोबाल्ट थेरेपी मशीन है, वो लगी। उसके बाद 2004 के आसपास हमने जो निदान के साधन हैं, जैसे मैमोग्राफी है, उसके अलावा एक और मशीन ब्रैकीथेरेपी मशीन है, उसकी शुरुआत हुई। शुरुआती दौर पे हमारे पास कैंसर की 2 से 3 दवाइयाँ हुआ करती थी, सिस्प्लेटिन एंड 5-FU। धीरे-धीरे उसमें बढ़ोतरी होती गई और 2010 तक ऐसा हुआ कि हमारे पास पूरे भारत का स्टेट एडेड पहला ऐसा मशीन लगा जो कोई भी स्टेट एडेड मेडिकल कॉलेज में नहीं था, लीनियर एक्सेलरेटर मशीन। 2010 में हमारी लीनियर एक्सेलरेटर मशीन लगी, तो इस तरीके से हमारे पास बाहर की सिकाई के लिए 2 मशीन आ गई और अंदरूनी सिकाई की 1 मशीन थी। धीरे-धीरे हमने उसको वापस से फिर से अपग्रेड किया और हमारे पास 2014 में और एक और मशीन लगी सिकाई के लिए। तो वर्तमान में हमारे पास 4 सिकाई की मशीनें हैं। उसके अलावा निदान के लिए बाकी सुविधाएँ हैं, जिसमें मैमोग्राफी हो गया, कोल्पोस्कोपी हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, ये सारी सुविधाएँ हैं। कह सकते हैं कि कैंसर का संपूर्ण इलाज यहाँ पे हो जाता जी, है। जी, जी।
कहीं रेफर करना नहीं पड़ता है। कहीं रिफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। 2014 में ही हमारे यहाँ जो कैंसर की एक विधा होती है ऑन्को सर्जरी, जो सर्जरी होती है वो स्पेसिफ़िकली ऑन्को सर्जन के माध्यम से कराई जाती है। तो ऑन्को सर्जरी वाली यूनिट शुरू हुई और अभी वो ऑलमोस्ट 10 साल हो गया, अच्छे से काम कर रही है। अब एक ही छत के तले कैंसर की सिकाई, कैंसर की कीमोथेरेपी और सर्जरी हो जाती है और कीमोथेरेपी में अ अ, ₹1000 की मेडिसिन से लेकर इवन 5 लाख तक की मेडिसिन्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, जिसमें सिंपल कीमोथेरेपी से लेकर टारगेटेड थेरेपी जो टारगेट पे मार करती है, इम्यूनोथेरेपी जो सिस्टम को बढ़ा के कैंसर पे मार करती है, ये सारी सुविधाएँ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। ये जानकारियाँ बहुत महत्वपूर्ण है जो आपने दी डॉक्टर साहब। ये एक जो आप एक मेडिकल कॉलेज में एज़ ए प्रोफ़ेसर भी हैं आप जी। और मेडिकल कॉलेज में आप पढ़ाते भी हैं। तो यहाँ पे जो कैंसर के एक्सपर्ट की सुविधाएँ कब से मिलना शुरू हुई? कैंसर का एक्सपर्ट की सुविधा तो लगभग पहले से ही थी, 97 से थी हमारे पास। उस समय सिर्फ़ एक ही सीट हुआ करती थी पोस्ट जी, ग्रेजुएशन की जी। और धीरे-धीरे अभी हमने वही 2010 के आस-पास हमने सीट्स के लिए और रिक्वेस्ट किया, तो पर ईयर हमारे पास 6 पीजी की पोस्ट ग्रेजुएशन की सीट है और टोटल जो है लगभग 18 पीजी स्टूडेंट हैं, जो कैंसर के मरीजों के इलाज में सहयोग करते हैं। उसके अलावा हमारे फैकल्टी में जो है 9 प्रशिक्षित डॉक्टर्स हैं जो इलाज करते हैं, 3 यूनिट रन करती है, तो सारी सुविधाएँ मिलती है। और सबसे बड़ी बात जो है हमारे विभाग में जो भी कैंसर का इलाज होता है वो विशेषज्ञ चिकित्सक करते हैं। आप छत्तीसगढ़ के बेटा हो, जी। छत्तीसगढ़ आपके जन्म स्थान है जी, जी। और हमारे लिए बड़ा खुशी होता है कि आप जैसे डॉक्टर हमारे लिए मिले हैं। तो आप डॉक्टर साहब जो अध्ययन करे हो तो यहीं करे हो सब कैंसर के कि यस, म म मेरा सारा अध्ययन यही हुआ। बीच-बीच में कुछ विशेष प्रशिक्षण के लिए बाहर गया, बाहर से प्रशिक्षण लेके आया। अब हम उसी को यहाँ पे एग्ज़ीक्यूट कर रहे हैं। एक और अच्छी चीज़ मैं हमारे सेंटर का बताना चाहता हूँ। 2018 में मैंने देखा कि बच्चों के कैंसर को जो है बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। तो उसको उसको प्रायोरिटी देने के लिए मैंने एक अलग से ओपीडी स्टार्ट की। उसके बाद में उनका इंडोर स्टार्ट किया। अभी मेरे पास 8 बेड से मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन अभी धीरे-धीरे बढ़ा के वो 20 बेड हो गया और उस 20 बेड में भी कभी-कभी ऐसी ऐसी स्थिति आती है कि मेरे पास 30 से 35 पेशेंट्स रहते हैं। तो धीरे-धीरे लोगों को सुविधाएँ मिलने लगी। सुविधाएँ मिलने से लोगों में रेपुटेशन क्रिएट हुआ और रेपुटेशन क्रिएट होने की वजह से आज ऐसा है कि हमें किसी भी मरीज़ को बिस्तर देने के लिए भी सोचना पड़ता है। हम प्रायोरिटी बेस में ही बिस्तर दे पाते हैं। पूरा का पूरा हमारे पास अभी 100 बिस्तर का अस्पताल है। शुरुआती दौर में कहाँ हमने 10 बिस्तर से शुरू किया था और आज 100 बिस्तर का अस्पताल है और पूरा अस्पताल भरा होता है। एक जनसाधारण की जिज्ञासा के तौर पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा डॉक्टर साहब कि ऑन्कोलॉजी रक्त रोग विषय कैंसर और सामान्य कैंसर जो जी। ट्यूमर के रूप में जी, होता जी, है, जी, इसमें क्या अंतर है? और एक ऑन्कोलॉजी जो है, जी, वो दोनों का उपचार करता है कि जी। उसको रेफ़र करना पड़ता जी, है? जी। सामान्यतः क्या है जो बाकी जो कैंसर्स हैं हम उसको सॉलिड कैंसर्स बोलते हैं जी, और जो रक्त में होता है उन कैंसर्स को लिक्विड कैंसर्स बोलते हैं। रक्त कैंसर में बात करें तो मेनली 3 तरह के रक्त कैंसर्स होते हैं। एक होता है ल्यूकीमिया, दूसरा होता है जो कि हमारे नोट्स में होते हैं जिसको बोलते हैं लिम्फोमा और तीसरा बोन के अस्थि मज्जा में होता है जिसको मल्टीपल मायलोमा बोलते हैं। ये जी। 3 तरह के कैंसर होते हैं। सॉलिड कैंसर के तुलना में लिक्विड कैंसर्स में यदि अच्छे से इलाज किया जाए, तो उसमें भी अच्छे रिज़ल्ट्स मिलना संभव है। क्योंकि रक्त कैंसर भी अपने आप में अलग-अलग प्रकार का रक्त कैंसर होता है। जैसे मल्टीपल मायलोमा की बात करें, तो मल्टीपल मायलोमा में तो हम सर्वाइवल 10 साल में काउंट करते हैं। बाकी सॉलिड कैंसर्स में सर्वाइवल 5 साल में काउंट करते हैं, लेकिन मल्टीपल मायलोमा में 10 साल में काउंट करते हैं। और मल्टीपल मायलोमा की जो प्रारंभिक अवस्था होती है प्लाज़्मा साइटोमा बोलते हैं। जब बीमारी एक ही जगह निहित होता है, तो उस कंडीशन में वो पूरी तरह से 100% ठीक हो जाता है, 100% क्योर हो जाता है। उसी तरीके से रक्त कैंसर की बात करें, खासकर रक्त कैंसर जो देखने में मिलता है, बच्चों में रक्त कैंसर बहुत ज़्यादा कॉमन है और उसमें भी 60 टू 70% रक्त कैंसर ऐसे होते हैं जो ठीक हो सकते हैं। इलाज के लिए रक्त कैंसर के इलाज के लिए जो है अलग-अलग विधाओं की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें जो मेन विधा है वो कीमोथेरेपी की विधा है क्योंकि चूँकि ये ब्लड में ही होता है, ब्लड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और ब्लड ही टूटता है।
तो इसका जो इलाज होता है वो ब्लड के इलाज से ही शुरू होता है। तो सबसे पहला जो इलाज होता है कीमोथेरेपी होती है, जिसको हम अलग-अलग फ़ेजेज़ में करते हैं और कीमोथेरेपी के बाद ज़रूरत पड़ने पे यदि किसी में कैंसर ठीक नहीं हुआ, तो इम्यूनोथेरेपी के लिए जाते हैं या कभी-कभी जो है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। अभी वर्तमान समय में आप लोगों ने सुना होगा एक नई थेरेपी शुरू हुई है, CAR T सेल थेरेपी। ये ब्लड कैंसर के मरीजों के लिए एक नई आशा है। हालाँकि ये इलाज अभी शुरुआती दौर पे है। CAR T सेल थेरेपी में क्या है, हम उनके ही ब्लड की कोशिकाओं को निकालते हैं, बाहर उसकी इंजीनियरिंग की जाती है, इंजीनियर्ड जो उनके सेल्स हैं, उसकी संख्याओं में बढ़ोतरी की जाती है और वापस से उन्हीं सेल को उनके शरीर में प्रविष्ट कराया जाता है। और उससे क्या होता है, वही कोशिकाएँ जो कैंसर के सेल्स हैं उसको मारती है, जो टी सेल्स होती है उसको मारती है। तो इस तरह की थेरेपी भी अब इंडिया में होने लगी है। ये नया प्रयोग हो रहा नया है प्रयोग हुआ है। और इसके अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। हाँ, अच्छे रिज़ल्ट्स आ रहे हैं और इस तरीके की थेरेपी भी स होने लगी है। जैसे टाटा मेमोरियल जैसे हॉस्पिटल्स हैं, है ना? एक ट्रिक के उसमें इंजीनियरिंग करके इन सब चीज़ों को शुरुआत की है। अभी बातों ही बातों में आप चर्चा कर रहे थे कि बच्चों में ज़्यादा हो रहा है, 60-70% बच्चे प्रभावित होते हैं रक्त कैंसर से। जी। क्या कारण है डॉक्टर साहब इसका? बच्चों में एक्चुअली रक्त कैंसर की बात करें तो कारण की बात करें तो अल्टीमेटली ये बोलेंगे कि कोई उसका विशेष कारण नहीं है। जो मेन चीज़ कहा जाता है बैड जीन। जो जीन ही खराब है ना? और बेड जीन क्यों हुआ? उसके लिए कुछ न कुछ हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर है, कुछ एक्सपोज़र्स हैं। जब भी अभी अभी के समय में वर्तमान समय में देखो तो एक युद्ध का माहौल बना हुआ है। युद्ध के माहौल में कहीं न कहीं जो रेडिएशंस निकलती हैं, है ना? वो कहीं न कहीं इनके कारणस होते हैं जो दूसरे जनरेशंस में जाती हैं। तो एक कारण ये भी है कि किसी रेडिएशन जो कैंसर कारक रेडियोधर्मी पदार्थ है उसका एक्सपोज़र है, जो कहीं न कहीं अगले जनरेशन को प्रभावित करता है। उसके अलावा जो केमिकल्स हैं, केमिकल एक्सपोज़र है, वो भी प्रभावित करता है। तो अल्टीमेटली ऐसा होता है ल्यूकीमिया में कुछ-कुछ जो कैंसर्स होते हैं, वो वंशानुगत या फ़ैमिलियल भी होते हैं, जो फ़ैमिलीज़ में भी रन करती है या एक बच्चा अफ़ेक्टेड है, तो कभी-कभी चांसेस रहता है दूसरे को। तो 10% ऐसे कैंसर हैं, जो फ़ैमिलीज़ को भी अफ़ेक्ट करती है और यूजुअली जो पिछले जनरेशंस में जो मान लो फ़ादर पेरेंट्स जो हैं कहीं न कहीं इन इस तरह के रेडियोधर्मी पदार्थ से एक्सपोज़ हुए हैं, उनके बच्चों को कभी-कभी आगे फ्यूचर्स में ल्यूकीमिया होने के चांसेस रहते हैं। दूसरा केमिकल्स की बात करें जैसे हमें खान-पान में तो कुछ केमिकल कंपाउंड्स हैं जैसे ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स हैं जो कहीं न कहीं हमारे फूड चेन पे आ रहा है। वो फूड चेन भी कभी न कभी अफ़ेक्ट करता है और जिसकी वजह से इन कैंसर्स के होने के चांसेस रहते हैं। न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करते हैं डॉक्टर साहब, न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत अच्छी हो या बहुत खराब हो तो क्या इसका प्रभाव कैंसर में पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। न्यूट्रिशियस वैल्यू बहुत कुछ कैंसर्स हैं जैसे इसोफेगस का कैंसर हुआ या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का कैंसर हुआ, अच्छा न्यूट्रिशंस कहीं न कहीं उसको प्रोटेक्ट करता है। तो हमारे खाद्य पदार्थ में यदि न्यूट्रिशंस कम है और दूसरा ऐसे पदार्थ का हम सेवन कर रहे हैं जिसमें केमिकल्स हैं, जैसे आजकल फ़ास्ट फूड्स का उपयोग करते हैं या प्रिज़र्व्ड फूड का उपयोग करते हैं, उसकी वजह से कहीं न कहीं कैंसर होने के चांसेस रहते हैं, कैंसर कारक तत्व होते हैं उसमें। अभी जो जानकारियाँ आ रही है उसमें डायबिटिक बहुत हो रहे हैं लोग। जी, मधुमेह की बीमारी बहुत जी, फैल रही है जी। और रक्तचाप भी होता है जी, और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ रहा है। जी, जी। तो डॉक्टर साहब ये कारण होते हैं क्या कैंसर के? ये कैंसर के कारण नहीं होते लेकिन यदि किसी को कैंसर है तो कैंसर के प्रभाव को बढ़ा देते हैं, जो कैंसर के इलाज को भी प्रभावित करते हैं। उसके अलावा कैंसर के ग्रेवनेस मतलब सीरियसनेस को भी बढ़ा देते हैं। तो कारण कहीं न कहीं नहीं होते लेकिन उसको जल्दी होने में सहायक होते हैं। ख़ासकर जैसे ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है, कहीं न कहीं कैंसर को होने में सहायता प्रदान करती है, जल्दी होता है। वो प्रत्यक्ष कारण नहीं है। प्रत्यक्ष कारण नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब ये जो ब्लड कैंसर है, जी। इसके लिए क्या सावधानी या इसकी पहचान कितनी जल्दी हो जाए, कैसा हो सकता है? ब्लड कैंसर जितना जल्दी पहचान होगा इसके उतना लक्षण वो क्या हो हाँ, सकते हैं? उसके लक्षण जो मेनली जो होता है जैसे शरीर में कमज़ोरी आना। कभी-कभी बच्चों को फ़ीवर होता है, बुखार आता है, हल्का बुखार रहता है। शरीर को देखेंगे तो शरीर में जो है व्हाइटनेस रहता है, पीलापन रहता है। उसके अलावा जो उनके जो नॉर्मल जो हमारे प्राकृतिक छिद्र हैं, वहाँ से कहीं न कहीं रक्त का स्त्राव होता है। किसी-किसी के शरीर में चकत्ते आ जाते हैं या फिर कहीं जो है गठाने दिखने लगती हैं। अचानक से ब्लीडिंग होने लगता है किसी भी पार्ट ये से। वयस्कों को भी होता है, ये बच्चों को? वयस्कों को भी होता है। जी। तो इस लक्षण को तत्काल
तत्काल इस तरह के लक्षण आते हैं तो एक सिंपल ब्लड की जांच है जो आजकल हर जगह पे उपलब्ध है। सीबीसी कराइए और उसमें एक बोलते हैं पेरिफेरल स्मीयर। पेरिफेरल स्मीयर जब आप कराते हैं, आप सीबीसी कराते हैं तो उसमें जो ब्लड सेल्स हैं बढ़ा हुआ मिलता है, और पेरिफेरल स्मीयर कराते हैं तो उसमें कैंसर के सेल्स दिख जाते हैं। ये प्रारंभिक अवस्था में ही इससे चीजें पता चल जाती हैं कि कुछ ना कुछ खराब चीज हमारे शरीर में घटित हो रही है। तो रक्त विकार जैसे हो गया, पता लगा, जी तो तत्काल अगर आपसे संपर्क करें, जी जी। तो क्या पूरी तरह से उसका निदान हो सकता है? बिल्कुल। और कैंसर में यही चीज़ कही जाती है, आप जितनी प्रारंभिक अवस्था में आएँगे उतनी आपकी सहायता हो पाएगी, उतना जल्दी हम आपको ठीक से इलाज कर पाएँगे और आपको सहयोग कर पाएँगे। यूजुअली क्या होता है, जभी भी अभी की स्थिति में हम रक्त कैंसर की बात करें तो हमारे पास जो भी मरीज़ आते हैं, किसी न किसी तरीके का कॉम्प्लिकेशंस रहता है उनको। या तो उनको ब्लीडिंग हो रही है या हीमोग्लोबिन बहुत कम हो गया है, जहाँ पे उनको सबसे पहले तो कॉम्प्लिकेशन मैनेज करना ज़रूरी है। कॉम्प्लिकेशन मैनेज करते हैं तभी उसमें हम इलाज शुरू कर पाते हैं। आप कोई ऐसा संस्मरण सुनाएँगे डॉक्टर साहब जो एकदम रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस आपके पास आया हो? बिल्कुल। कई बच्चे हैं अ, कोई ऐसा एक आध हाँ, केस? हाँ, बिल्कुल। मेरी एक ट्रीटेड बच्ची है जो जिनको ब्लड कैंसर डायग्नोज़ हुआ, वो काफ़ी घूमती रही, हैदराबाद गई क्या और उम्र रही होगी उसकी? उसकी उम्र लगभग 10-12 साल की थी। जी। और हैदराबाद गई और वहाँ पे जो है एक स्पेशल टाइप का उनको ल्यूकीमिया डायग्नोज़ हुआ, जिसको बाइफेनोटिपिक ल्यूकीमिया बोलते हैं। वो डायग्नोज़ हुआ और वहाँ पे रक्त कैंसर विकार के जो डॉक्टर थे, जिनको कैंसर स्पेशलिस्ट थे, उन्होंने बोला कि बेटा इसमें आउटकम बहुत कम होता है। अल्टीमेटली हताश होके उनके पेरेंट्स हमारे पास आए और मैंने उनसे यही कहा, बेटा मेरे पास जो इलाज संभव है मैं आपको करने की कोशिश करता हूँ। लकीली मैंने इलाज उनका शुरू किया और 3 साल में वो बच्ची अच्छी हो गई और 6 वाह! महीने तक अच्छी रही। 6 महीने तक अच्छी होने के बाद फिर वो सर दर्द के साथ मेरे पास वापस आई। सर दर्द के पास वापस आई तो मैंने उनका वापस से जाँच कराया। एक जो अंदर सीएसएफ एग्ज़ामिनेशन होता है वो मैंने जाँच करवाया, तो उसमें उनका ब्लड कैंसर सेल्स पॉज़िटिव आया। लेकिन जो पेरिफेरल सेल्स थे उसमें वो रिमिशन में थी। फिर मैंने सेंट्रल नर्वस सिस्टम डायरेक्टेड उनको फिर से इलाज शुरू किया और वापस से इलाज किया और लकीली वो अच्छी हो गईं। और वाह! अच्छी होने के बाद आज लगभग 3 से 4 साल हो गया वो अच्छी हैं। मेंटेनेंस थेरेपी स्टार्ट किया, मेंटेनेंस थेरेपी में वो ठीक रहीं और वर्तमान में वो जो है कांकेर में एज़ अ शिक्षाकर्मी पोस्टेड है। शी स्टार्टेड हर वाह! जॉब। शी बहुत यूज्ड अच्छा। टू कम टू मी एवरी 6 मंथ्स। तो उपचार के बाद भी फ़ॉलो-अप करना पड़ता है? बिल्कुल, फ़ॉलो-अप कैंसर कब में तक करना पड़ता है डॉक्टर बहुत साहब? ज़रूरी है। मिनिमम हम 5 साल बोलते हैं, क्योंकि 5 साल तक कैंसर के वापस आने की गुंजाइश कभी भी रहती है। तो यूजुअली शुरुआती दौर में हम 6 महीने तक तो 1-1 महीने में जाँच करवाते हैं। उसके बाद हर 3 महीने में उनको आने को बोलते हैं और ज़रूरत के हिसाब से जाँच कराते हैं। उसके बाद अगले 2-3 साल तक हम उनको 3-3 महीने में आने को बोलते हैं। जी, जी। और उसके बाद 3 साल के बाद सब कुछ अच्छा रहा तो फिर 6-6 महीने में। इस तरीके से हम लगभग 5 साल तक तो रेगुलर फ़ॉलो-अप करते हैं और 5 साल के बाद हम बोलते हैं कि आप बीच में कभी भी कोई सिम्पटम अराइज़ होता है, तो आप आते रहिए, लेकिन एक बार सालाना ज़रूर आकर मिलते रहिए। कैंसर मुक्त होने के जी, बाद जी, भी। जी, अच्छा डॉक्टर साहब, एक और जिज्ञासा थी कि सॉलिड कैंसर जो आपने जी, बताया कि ट्यूमर के रूप में जी, डेवलप होता है, और जी, लिक्विड कैंसर जी। जो ब्लड, तो सॉलिड कैंसर भी क्या लिक्विड कैंसर में बदल जाता है, या लिक्विड कैंसर सॉलिड में बदलता है, क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है कभी भी। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि कुछ मरीज़ों में ऐसा देखा गया है कि जैसे फ़ॉलो-अप में हम देखते हैं कि सॉलिड कैंसर उनको ठीक हो गया है और 5 साल, 8 साल के दौरान उनको कभी लिक्विड कैंसर डेवलप हो गया है। जैसे मैंने शुरू में बताया कि रक्त कैंसर का एक कारण रेडिएशन या केमिकल्स भी होता है। तो कभी-कभी इलाज के प्रभाव से भी उनको सेकेंडरी कैंसर हो सकता है। इसलिए यदि कोई मरीज़ सॉलिड कैंसर का मरीज़ है और इलाज कराया है, तो उनको अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से रेगुलर फ़ॉलो-अप में रहना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी सुनने में आता है कि कीमो का ट्रीटमेंट जी, या रेडिएशन का ट्रीटमेंट जी, बड़ा घातक होता है, जी। तो इसका कितना प्रभाव पड़ता है? नहीं, ये आम धारणा है। मैंने देखा है जो मतलब एक्चुअली कैंसर के इलाज में सिर्फ़ क्या होता है, मरीज़ का ही योगदान नहीं होता, उनके रिलेटिव्स, उनके आस-पास सारे लोग हैं, सहयोगी जो हैं, उनका काफ़ी योगदान होता है। और यदि सहयोग करते हैं, तो जी। मैंने देखा है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम देखने को मिलता है। अभी मैं कुछ ही दिनों की बात बताऊँ, शी इज़ 75 ईयर ओल्ड। अब उनकी जो वो चौथी अवस्था की बीमारी थी उनको,
और उनकी जो बायोप्सी रिपोर्ट आई उसके हिसाब से उनको कीमोथेरेपी रेडिएशन के साथ में दिया जाना 75 ज़रूरी साल था। की थी, हाँ, 75। और दिया जाना ज़रूरी था। हैं? और मैं बताऊँ उनके घर में कभी भी वो अकेली नहीं आती थी, उनके साथ में 3-4 लोग साथ में आते थे। जी, खाने के लिए एकदम केयरफुल थे और अभी उनका इलाज पूरा हो गया। अभी कोई मतलब मिनिमम साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वाह! अच्छे से टॉलरेट की। इस उम्र में भी जी, उन्होंने कैंसर को मात जी, दे दिया जी, है। जी। इवन 80-90 साल की उम्र में भी कैंसर को मात दे देते हैं। बस ये है आपका आपका एक दृढ़ इच्छा शक्ति। कैंसर में सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको मन से नहीं हारना है। कैंसर डायग्नोज़ होता है, कैंसर अनसर्टेनिटी वाली बीमारी है, जिसमें क्या होगा कोई कह नहीं सकता, भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता कैसा होगा। लेकिन यदि आपका जो विचार है वो पॉज़िटिव है, आप एक पॉज़िटिव मन रखते हैं, मुझे इलाज कराना है, इसका साहस रखते हैं, तो कैंसर को जीता जा सकता है। एक सहज और साधारण सी जिज्ञासा है डॉक्टर साहब, क्योंकि विज्ञान का वृहद क्षेत्र जी, है और इसके सूक्ष्मता को हम नहीं समझते। जी, पर एक सामान्य सा एक सवाल है कि कोरोना जैसा वायरस आया जी, और कोरोना का टीका साल भर में जी, निकल गया जी, और जी, लोग कोरोना से मुक्त हो जी, गए। जी। पर कैंसर के लिए ऐसा कुछ प्रयोग क्यों नहीं हो रहा है? कैंसर के लिए बहुत सारे प्रयोग हो रहे हैं। कैंसर के कारक में एक जो है कुछ वायरसेस भी होते हैं, जिनके लिए टीकाकरण ऑलरेडी चल रहा है। यदि हम इंडिया में एटलीस्ट बात करें, तो महिलाओं में सबसे कॉमन जो होने वाला कैंसर है वो सर्वाइकल कैंसर है। जी, और सर्वाइकल कैंसर जो है मेनली एचपीवी वायरस की वजह से होता है। तो एचपीवी वायरस के अगेंस्ट टीका मिल गया है और वो टीका लगाई जा रही है। खासकर जो 9 से 14 साल की उम्र में और जो रिकमेंडेशंस है उसमें 26 साल की उम्र तक यदि वो टीकाकरण करते हैं तो उससे बचाव है। उसी तरीके से लीवर के कैंसर जो मोस्टली हेपेटाइटिस की वजह से होता जी, है, तो जी। हेपेटाइटिस का टीका भी अवेलेबल है। तो इस तरीके से ये दोनों जो मेन कैंसर्स हैं, उसको तो कंट्रोल किया जा सकता है। उनका टीका अवेलेबल है। बाकी अभी इलाज में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। अब तो टारगेटेड थेरेपीज़ अवेलेबल हैं, इम्यूनोथेरेपीज़ अवेलेबल हैं। टारगेटेड थेरेपी में ऐसा है कि अभी हमारी जो निदान की जो पद्धति है, इतनी ईज़ाद हो गई कि हम जो है मॉलिक्यूलर लेवल पे कौन-सा टारगेट है जिसकी वजह से कैंसर हुआ, उसका पता लगा लेते हैं और उस पर्टिकुलर टारगेट्स के लिए भी थेरेपी अवेलेबल होती है और उस टारगेट के अगेंस्ट जो यदि कोई ड्रग्स अवेलेबल है वो देते हैं, तो सिर्फ़ उसी जगह पे मार करती है, शरीर के बाकी कोशिकाओं में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अच्छा, बायोप्सी में भी बहुत ज़्यादा मैक्रो जाँच के तरीके इजाद हुए हैं। यस, यस, मॉलिक्यूलर जिसको मॉलिक्यूलर स्टडीज़ बोलते हैं, तो अब मॉलिक्यूलर स्टडीज़ अवेलेबल हैं। अलग-अलग लेवल के मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर स्टडीज़ हैं, आईएससीज़ करते हैं, साइटोजेनेटिक्स करते हैं, मॉलिक्यूलर प्रोफाइलिंग इससे और करते हैं। ज़्यादा उसकी गहराई से जाँच हो जाती उसकी है। गहराई से जाँच होती है। अब तो कुछ-कुछ जाँच कॉस्टली ज़रूर हैं, लेकिन ऐसे जाँच भी अवेलेबल है जिसमें कौन से दवाई से वो कैंसर सेंसिटिव है, वो भी पता चलने लगा है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे ये बीमारी ना हो, जी, एक आम आदमी जी, इससे बचा रहे, जी, जी। क्या सुझाव देंगे आप? क्या करना चाहिए? बेसिकली क्या है 90% जो कैंसर है कहीं न कहीं हमारे आचार-व्यवहार से रिलेटेड है। जैसे अभी के सिनेरियो में देखा जाए तो ओवरऑल सबसे ज़्यादा जो कैंसर है वो मुँह एवं गले का गुटखा, कैंसर है। तम्बाकू। गुटखा, तम्बाकू, अल्कोहल, फ़ास्ट फूड्स, डाइट, केमिकल्स कहीं न कहीं हमारे फूड चेन में केमिकल्स आ रहा है। दूसरी चीज़ एयर पॉल्यूशन है ना, कहीं-कहीं वहाँ से एक्सपोज़र हो रहा है। जैसे लंग कैंसर की बात करें, अभी लंग कैंसर के केसेज़ धीरे-धीरे बढ़ते जा रहे हैं। तो लंग कैंसर की बात करें तो कहीं न कहीं वो स्मोकिंग से होता है। जी, स्मोकिंग किसी भी रूप में हो, चाहे एक्टिव स्मोकिंग हो या पेसिव स्मोकिंग दूसरे को हो रहा है या फिर सेकंड हैंड स्मोकिंग अर्थात जिस जगह पे स्मोकिंग की गई है और यदि वहाँ पे कोई व्यक्ति जाता है, तो उनको जो स्मोकिंग का एक्सपोज़र होता है। इन सब कारणों से जो है लंग कैंसर हो रहा है और ये सारी चीज़ें जो हैं अवॉइडेबल कॉज़ेज़ हैं, जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं। आप एक बहुत प्राणघातक बीमारी का इलाज करते हैं रोज़। जी, आपकी ओपीडी में आते हैं, फिर जी, भर्ती भी रहते हैं मरीज़। जी। ये बड़ा निराशाजनक दौर होता है डॉक्टर साहब। बहुत तो आप निराशा कैसे उस निराशा से अपने आप को बचा पाते हैं? एक्चुअली क्या है जब मैंने इस विभाग को चुना तो शुरुआती दौर में तो मुझे भी लगा कि मैं कैसे डिपार्टमेंट में आ गया, टर्मिनल डिपार्टमेंट में आ गया जहाँ पे रोज़ मुझे 3 से 4 मौत देखना पड़ता है। लेकिन धीरे-धीरे जब मैंने देखा कि इवन स्टेज 3, स्टेज 4 के पेशेंट्स इलाज से ठीक हो रहे हैं, तो मुझे लगा कि यही एक ऐसा विभाग है जिसमें बहुत कुछ किया जाना है। वाह! बाकी में तो सारी चीज़ें होती हैं लेकिन इसमें बहुत कुछ बहुत किया बढ़िया, जाना है। बहुत बढ़िया। जी। जी।
तो फिर आपने उसमें लगातार जी। तो आप मोटिवेट कैसे होते हैं? कौन-सी चीज़ें जो आपको प्रेरित करती है और शक्ति देती है इस तरह के एक्चुअली क्या है, जब पेशेंस जो है एकदम मरणासन स्थिति में आया रहता है और ठीक होकर जाता है, तो काफ़ी खुशी होती है और लगता है कि नहीं, करना चाहिए। और मैं अपने इलाज में तो कोशिश करता हूँ कि मैं टेलर्ड ट्रीटमेंट करूँ। मतलब हर मरीज़ की जो है इलाज पद्धति अलग होती है, रिक्वायरमेंट अलग होती है, हर कैंसर का इलाज अलग होता है। तो उस पर्टिकुलर पर्सन के हिसाब से मैं उनका ट्रीटमेंट डिज़ाइन करूँ और जी, उस हिसाब से उनका इलाज करूँ, ताकि उनको साइड इफ़ेक्ट्स कम हों और कैंसर से निजात मिल जाए। बड़ी ज़िम्मेदारी और बड़ा महत्वपूर्ण विभाग है आपका डॉक्टर साहब और आप व्यस्त भी बहुत रहते हैं। तो परिवार में भाभी जी क्या करती हैं? उम, शी टेक्स केयर ऑफ, है ना? वही सँभालती है घर को पूरी तरीके अच्छा से। वो घर में ही रहती जी, हैं जी। और बच्चे आपके? बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने का काम उन्हीं का है, बच्चों का देखभाल का काम उन्हीं को है। मैं समय नहीं दे पाता, कभी-कभी मुझे लगता है, कभी-कभी मैं परिवार से भी कटा रहता हूँ। लगता है एहसास होता है, लेकिन जब कोई मरीज़ ठीक होता है तो मुझे खुशी होती है। तो वैसे हॉबीज़ आपकी क्या है और आप हॉब परिवार को समय देते हैं तो कैसा मनोरंजन करते हैं? बस क्या है, उनके साथ घूमने निकल जाते हैं, कभी मुझे गार्डनिंग का शौक है तो अच्छा, गार्डनिंग कर लेता हूँ। वाह! जी, गार्डनिंग करते हैं जी, जी। और ट्रैवलिंग का शौक? ट्रैवलिंग कभी छुट्टियाँ मिलती है तो छुट्टियों में कहीं भी निकल जाते हैं। डिसाइडेड नहीं रहता, क्योंकि हम पहले से प्रोटोकॉल बना के रख नहीं सकते, कभी भी हमारी आवश्यकता पड़ जी, जाती है। जी। लेकिन कभी अचानक इच्छा हुई तो कभी भी निकल पड़ते हैं। तो ये ओपीडी में जो पेशेंट आते हैं डॉक्टर साहब अभी केवल प्रदेश के ही आ रहे हैं कि दूसरे राज्यों के भी आते दूसरे हैं? राज्यों के भी आ रहे हैं, खासकर झारखंड, उत्तर प्रदेश तो और क्या वहाँ वो अच्छी सुविधा नहीं है? अच्छी सुविधा है, लेकिन क्या होता है, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती है। कभी जी, किसी को लगता है कि नहीं, वहाँ जाने से मेरा अच्छा इलाज हुआ और वो ठीक हो गए, तो उसको सुन के लोग आते हैं। वो इलाज तो है, लेकिन एक विश्वास पैदा हो जाता, लोग अपने रिलेटिव्स को वापस लेके आते हैं इलाज कराने के लिए, क्योंकि विश्वास होता है उनको। इलाज की पद्धति तो अभी पहले की तुलना में देखें तो पूरी इंडिया में अच्छी हो गई है। एक समय था जब से हमारे पास में नागपुर की बात करें तो नागपुर में भी पूरी सुविधाएं ये नहीं थी। अब नागपुर में भी बहुत सारे सेंटर्स हैं। उस दौर में ऐसा था कि नागपुर से भी पेशेंट वापस रायपुर इलाज कराने के लिए आता था। अब कैंसर के इलाज की सुविधा सभी जगह अच्छी हो गई है। एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की आप जो एडवांस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे जी। थे, लीनियर क्या ली लीनियर तो एसिलेटर ये क्या काम कर रहा है डॉक्टर साहब? इसका क्या उपयोग हो रहा ये है अभी? पिन पॉइंटेड रेडिएशन देता है, अपने मतलब यहाँ इसका बहुत उपयोग हो रहा है? यस। हम मेनली अब जो क्यूरेबल पेशेंट्स है उनका इलाज इसी से करते हैं। और इसमें रिजल्ट अच्छा हाँ, आता है बहुत अच्छा 100%? रिजल्ट आता है और इसमें साइड इफेक्ट्स कम है। जी, इसमें क्या है, जिस जगह हमें कैंसर के सेल्स को रेडिएशन देने की जरूरत है, उसी जगह पे जो है रेडिएशन देते हैं। बाकी जगह को हम ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकते हैं। ये एक जो है मेन हमको फ़ायदा मिलता है इससे। तो मांस के और रक्त के कैंसर का तो आपने बहुत अच्छा विस्तार से बताया। हड्डियों में भी प्रॉब्लम होने लगती है जी, डॉक्टर जी, साहब? हड्डियों में भी प्रॉब्लम होती इसका है। क्या कारण है और कैसे बीमारी होती है इसकी? इसका तो ऐसा कोई विशेष कारण नहीं है, लेकिन जैसे बच्चों में देखा जाए तो हड्डियों में मेनली 2 तरह के कैंसर्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जैसे इविंग सार्कोमा एक जी, सार्कोमा है, जी, जो पहले या दूसरे दशक में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और दूसरा जो बोन का कैंसर होता है जिसको ऑस्टियोसार्कोमा बोलते हैं। इविंग सार्कोमा जो है, यदि वो शुरुआती दौर पे आए तो वो ठीक हो जाता है। हालाँकि उसमें वापस आने की गुंजाइश रहती है, लेकिन यदि उसको अच्छे से इलाज किया जाए और कहीं फैला नहीं है तो वो ठीक होने की गुंजाइश रहती है। लेकिन जो एक दूसरी प्रकार का जो हड्डी का कैंसर है, ऑस्टियोसार्कोमा, ये थोड़ी-सी खराब कैंसर है और इसमें जो है बहुत कोशिश करने की ज़रूरत होती है। शुरुआती दौर में ही जब मरीज़ आता है तो इसमें लंग्स में बीमारी फैले होने की आशंका रहती है। जी, जी। यदि व लंग्स में बीमारी फैला नहीं हुआ है तो इसको भी इलाज किया जा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब ये जो राज्य बनने के पहले और राज्य बनने के बाद आपने दोनों दौर को जी, देखा है, जी, तो जो इलाज का प्रतिशत है, जी। सफलता का अगर उसको आप मोटा-मोटी बताना चाहें तो उसका परसेंट पहले से बेहतर हुआ है? बहुत बेहतर हुआ है, बहुत बेहतर हुआ है, और जो छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट है, वो काफ़ी इस तरफ प्रयासरत है, और ये उन्हीं की देन है कि आज इन्होंने इतना बड़ा सेंटर खड़ा किया और आज वहाँ पे कम्प्रिहेंसिव सेंटर है और सारी सुविधाएँ वहाँ पे अवेलेबल हैं। सभी सुविधाएँ उन्होंने प्रदान करके रखी है। यदि इन्वेस्टमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट वहाँ पे 150 से 200 करोड़ इन्वेस्ट किया है और सारी सुविधाएँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट अपने पब्लिक को प्रोवाइड कर रही है।
ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे गवर्नमेंट की। दूसरे पैथी की बात भी थोड़ा आपसे मैं करना जी, चाहूँगा। आयुर्वेद में भी कहते हैं कि जी, इसका जी, इलाज हो जी, जाता है, जी, होम्योपैथ वाले भी जी। कहते हैं। क्या है असरकारी डॉक्टर साहब, इसका कुछ बताएँ? एक्चुअली क्या है, हर्बल और ये सारी सारी चीज़ें देते हैं, तो कहीं न कहीं जो ट्रीटमेंट होता है वो पौष्टिक जो चीज़ें हैं जो देते हैं, जिससे जी, उनकी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। जी, लेकिन यदि वैज्ञानिक तरीके से देखें, तो वैज्ञानिक तरीके से कैंसर का इलाज ये नहीं है। वैज्ञानिक पद्धति तो सिर्फ़ जो प्रूवन जो ट्रीटमेंट है वही है, जिसमें केमोथेरेपी हो गया, रेडिएशन हो गया, जी। सर्जरी हो गया, यही एक जो है सटीक इलाज है, और जिससे ही कैंसर जो है ठीक होने की गुंजाइश होती है। आप रेडिएशन करते हैं डॉक्टर साहब? जी। तो मैं ऐसा सुना था कि रेडिएशन करने पर जो ट्रीटमेंट करता है वो भी खतरे में रहता है, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपके सामने बैठा हूँ, जी। है ना? तो कभी ऐसा नहीं है। रेडिएशन सिंपल है। रेडिएशन में कभी-कभी सोचते हैं कि रेडिएशन में गर्मी से जला दिया जाता है, जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे हम नॉर्मल सीटी स्कैन कराते हैं, जो आज रूटीन प्रक्रिया है, हर कोई अपने घर में किसी न किसी का सीटी स्कैन कराया होगा या एक्स-रे कराया होगा। जी। सेम उसी पद्धति से और उसी रेज़ का इस्तेमाल करके जो है कैंसर के सेल्स को मारा जाता है। तो रेडिएशन वही है। आज हर आदमी डॉक्टर साहब जब स्पेशलिस्ट आप जैसे स्पेशलिस्ट के पास जाता है तो वो उसको 3 चीज़ों की सलाह देते हैं। वो एक समझाना चाहेंगे कि एक जैसे आपने कहा सीटी स्कैन, जी, एमआरआई जी, और सोनोग्राफ़ी, जी, एक्स-रे। जी। तो सीटी स्कैन और एमआरआई में क्या अंतर है डॉक्टर साहब? क्या एक है दोनों? अलग-अलग कैंसर्स के लिए और अलग-अलग जगह के लिए अलग-अलग जो जाँच है उसकी उपयोगिता है। से फॉर एग्ज़ाम्पल यदि मैं ब्रेन ट्यूमर की बात करूँ, तो ब्रेन ट्यूमर में हमें कितना बड़ा ट्यूमर है वो देखने के लिए हमें एमआरआई ज़्यादा अच्छा इन्फॉर्मेशन देगी। जी, उसी तरीके से यदि मैं बोन ट्यूमर्स की बात करूँ, या बोन के ट्यूमर्स की बात करूँ, या लंग्स के ट्यूमर्स की बात करूँ, या ये जानना चाहूँ कि वो कहाँ-कहाँ, कौन-कौन सी गठानों में गया है, तो सीटी स्कैन ज़्यादा अच्छा काम अच्छा। करेगा। तो हर पद्धति में और हर कैंसर के अनुसार अलग-अलग जाँचें ज़्यादा कारगर सिद्ध होती हैं। आप उसको देख कर के वैसा निर्णय फिर लेते हैं। जी, 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 जी। जी। और अब तो क्या है, नई जाँच की पद्धतियाँ भी आ गई हैं, पैट स्कैन है। जो पैट स्कैन है, वो बीमारी के कहीं पे भी फैले होने की स्थिति को भी बताता है। तो ख़ासकर हर जगह पैट स्कैन ज़रूरी नहीं है, जी, जी। लेकिन उन कैंसर्स में जो काफ़ी एडवांस स्टेज में आए हैं, या फिर कैंसर की बीमारी वापस से आ गई है, उस जगह में पैट स्कैन जो है पूरे शरीर में कहाँ-कहाँ पे बीमारी फैला हुआ है, वो बता देता है। बता देता है। जी। ये एक ऐसा विषय है डॉक्टर साहब जिसका जितना भी विस्तार करें कम है। लेकिन विकार से बचने के जो उपाय आप बेसिक बता रहे हैं, वो आज जैसा कि एयर पॉल्यूशन है, जी, फूड में जी, विषाक्तता है, रसायन जी, है, जी। तो एक सामान्य व्यक्ति को क्या परहेज़ करना चाहिए भोजन के सामान्य मामले? व्यक्ति को चीज़ें ऐसा है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे तो बचा नहीं जा सकता। खाना हमें खाना है, जी, खाएँगे ही। जी, उस हवा में हमें जीना है, जिएँगे ही। लेकिन कहीं न कहीं पॉल्यूशन को कम करें। लेकिन ऐसे कारण जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं, जैसे स्मोकिंग, टोबैको का कंज़प्शन किसी भी रूप में हुआ, जी। स्मोकिंग को अवॉइड कर सकते हैं। अल्कोहल इनटेक अल्कोहल इनटेक को अवॉइड कर सकते हैं। हम डेली एक्सरसाइज़ करके जो है ओबेसिटी से अपने को बचा सकते हैं। कहीं न कहीं ओबेसिटी उसकी जो कैंसर की जो ग्रेवनेस है उसको बढ़ाता है। तो उसको अवॉइड कर सकते हैं, लाइट एक्सरसाइजेज़। तो ये सारी चीज़ें हमारे बस में हैं। और कंट्रीब्यूशंस की बात करें, तो इन सब का कंट्रीब्यूशन लगभग 40 मोर देन 50% होता है। तो एट लीस्ट हम इन सब चीज़ों को अवॉइड करके मोर देन 50% कैंसर्स को तो अवॉइड कर ही लिया। और नॉन-वेज का क्या इसमें रोल है? नॉन-वेज का एक्चुअली क्या है, ज़्यादा स्पाइसी फूड या रेड मीट कभी-कभी ये माना जाता है कि ये कहीं न कहीं जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के कैंसर्स के कारक होते हैं। और अच्छा, साथ में यदि अल्कोहल भी लेते हैं, तो कहीं न कहीं वो कारक होते हैं। मांस और शराब इसके जी, कारक हो जी, जी, सकते जी, जी, हैं। जी, जी। जी। डॉक्टर साहब ये झारखंड से भी जी। काफ़ी मरीज़ आपके पास आते जी, हैं। जी। वहाँ भी कुछ कारणों से हो रहा है? एक्चुअली क्या है, थोड़ा-सा जो उधर के बेल्ट से जो कैंसर के पेशेंट्स आते हैं, यूजुअली वो गॉल ब्लैडर के कैंसर्स वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ऐसा क्या हो रहा हाँ है? ना, कहीं न कहीं वहाँ पे रॉकी एरिया है, अच्छा, फूड में जो गैंगेटिक बेल्ट है, ख़ासकर जो गैंगेटिक बेल्ट है, गंगा के किनारे के जितने भी जी, तटीय क्षेत्र हैं, वहाँ पे कहीं न कहीं जो है कुछ जो उसके ऊपर से जो रॉक आते हैं और वो फूड में जाते हैं, अच्छा। उनकी वजह से गैंगेटिक बेल्ट में गॉल ब्लैडर के कैंसर ज़्यादा देखने को मिल रहा ओह! है, वो चीज़ है। तो गॉल ब्लैडर पूरा निकाल देने से उसका इलाज हो जाता है ठीक? नहीं, यूजुअली गॉल ब्लैडर के कैंसर के साथ त्रासदी ये है कि
आप कभी भी कोई भी डॉक्टर के पास तब तक नहीं जाएँगे जब तक आपको कोई तकलीफ़ ना हो, जी, जी। है ना? जभी भी पेशेंट आते हैं तो पीलिया के साथ में आते हैं, हाँ, पेट में दर्द हो रहा है, तब आते हैं, या फिर पेट में कोई गठान है, तब आते हैं। तब स्टोन भी उसमें होता है क्या हाँ, डॉक्टर साहब? स्टोन भी होता है, तब तक काफ़ी देरी हो चुकी होती है। यूजुअली गॉल ब्लैडर के कैंसर जभी भी आते हैं, तो काफ़ी एडवांस हो चुका होता है, सर्जरी की कगार से बाहर जा चुका होता है। जी। और चूँकि सर्जरी ही उसका मेन इलाज है, तो सर्जरी नहीं हो पाने की स्थिति में कहीं न कहीं वो कैंसर खराब बिहेव करता है। यूजुअली ऐसे मरीज़ जो है पीलिया के साथ में आते हैं और पीलिया की वजह से कॉम्प्रोमाइज़्ड होते हैं, और उनमें जो है सर्जरी कर पाना संभव नहीं होता। कभी-कभी जी। लीवर मेट्स के साथ में आते हैं, लीवर में बीमारी फैली होती है और कुछ कर पाना संभव नहीं होता। एक हम लोगों को सुनने में मिलता है डॉक्टर साहब समाचार पत्रों से कि पंजाब में भी एक कैंसर ट्रेन चलती जी, है। जी, जी। वो क्या कारण है वो उस बेसिकली क्या है, फैसिलिटी वाइज़ डायरेक्टेड है। एक्चुअली वो उस समय वहाँ पे जो है फैसिलिटी नहीं थी, और उस ट्रेन में बैठ के जितने कैंसर मरीज़ हैं जो सिकाई के अच्छा, लिए या अच्छा। कीमोथेरेपी के लिए जाते थे उस ट्रेन में, तो अल्टीमेटली उस ट्रेन का ही नाम कैंसर ट्रेन रख दिया गया। लेकिन ऐसा भी सुनने में आता है कि वहाँ पंजाब में बहुत ज़्यादा ये हाँ, फर्टिलाइज़र फर्टिलाइज़र प्लस वहाँ पे बाकी चीज़ों की भी बात करें, जैसे आपने एक मूवी देखी होगी उड़ता पंजाब, जी, जी। तो कहीं न कहीं वहाँ पे जो मैंने अभी एडिक्शन की बात की, जिसकी वजह से कैंसर होता है, तो एडिक्शन भी बहुत कॉमन है। तो ड्रग भी इसमें कारण होता है? या एडिक्शन जो है, जी, एडिक्शन खासकर जो है इस टोबैको, यूज़ जी, ऑफ द टोबैको और जी, अल्कोहल कहीं न कहीं उसमें ज़्यादा सपोर्ट करता है। जी, जी, तो स्मोकिंग की वजह से, जैसे जो स्मोकर्स हैं, उनको कभी-कभी लंग के कैंसर्स या प्रोस्टेट कैंसर ये ज़्यादा ज़्यादा जी। देखने को मिलता है। यदि हम पंजाब की रजिस्ट्री की बात करें, तो उस रजिस्ट्री में जो है लंग कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर काफ़ी बहुतायत मिलती मिल है रहा है, वहाँ जी, पे। जी। आपसे बातचीत करके आज बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली डॉक्टर साहब और एक आम आदमी को बुनियादी बातें जो आपने बताई, अगर उसका वो पालन करे तो ऐसी घातक बीमारी से बच सकता है। साथियों मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर साहब की बातें आपको समझ में आई होंगी और किस तरह से बचाव कर सकते हैं और प्रारंभिक लक्षण दिखने पर हम तत्काल इलाज के लिए कदम बढ़ाकर कैंसर को मात दे सकते हैं। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी। मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर साहब। जी, जी। आप सबका भी शुक्रिया। मैं अंतिम में यही गुज़ारिश करना चाहता हूँ, जी, जभी भी कैंसर का कोई कोई भी लक्षण हो, तो आप ज़रूर जो है ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाके मिलिए। अभी जो मुझे एक चीज़ जो देखने को मिल रहा है, जो कहीं न कहीं हमारे इलाज को प्रभावित कर रहा है, जी। वो ये है कि हमारे पास केस जो है लेट आ रहे हैं, है अच्छा। ना? वो लेट इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अब बहुत सारे सोशल मीडिया और बाकी सारी चीज़ों से पढ़ के या लोगों को पता चलता है कि अल्टरनेटिव थेरेपी जो है की जा सकती है, तो लोग मल्टीपल ओपिनियन लेते हैं और कहीं न कहीं डिले करके जब तक ऑन्कोलॉजिस्ट के पास पहुँचते हैं, तब तक कैंसर काफ़ी एडवांस हो चुका होता है, और उस स्थिति में रिज़ल्ट्स दे पाना संभव नहीं होता है। तो सभी से गुज़ारिश है कि जभी भी आपको कैंसर का डाउट होता है या कैंसर का पता चलता है, इमीडिएटली अपने आस-पास जो भी ऑन्कोलॉजिस्ट हैं जो कैंसर का इलाज करते हैं, उनसे आप तुरंत मिलिए। और तुरंत इलाज के लिए निर्णय लेने में देर ना करें, क्योंकि यदि कैंसर में देरी जो है वो बेसिकली रिजल्ट को प्रभावित करता है। लेकिन इसमें कहते हैं डॉक्टर साहब कि लक्षण शुरू में दिखते नहीं कैंसर के तो नहीं, कैसे ऐसा नहीं है। जो मेजर कैंसर्स की बात करें, जो 3 कैंसर्स कॉमनली देखने को मिलता है जो मैंने बताया, मुख एवं गले का कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर, ये शुरुआती दौर में भी पता चल जाता है। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद जी, डॉक्टर जी। साहब। थैंक यू, थैंक यू।